ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में हमें 3 साहसी लड़कियों को दिखाया गया है जो अपने परिवार से मिलने के लिए हजारों मील पैदल चलती हैं। तो इस मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एक गांव जिसका नाम होता है जिगलॉन्ग, और ये वक्त होता है सन 1971 का। इस गांव में आदिवासी लोग रहते हैं। पिछले कुछ सालों से गोरे लोग इन आदिवासियों को इनकी जमीनों को बढ़ाने से रोक रहे हैं, और अब गोरे लोगों ने यहाँ पर एक नया कानून बनाया है। और अब इस कानून के हिसाब से जितने भी आदिवासी हैं इन सब के जान माल पर गोरे लोगों का हक है। इन आदिवासियों की जीवन शैली को कंट्रोल करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जिसका नाम होता है नेविल। नेविल इन आदिवासियों की जिंदगी को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ वो किसी भी हाफ कास्ट बच्चे को उसके परिवार से छीन कर ले जा सकता है। हाफ कास्ट बच्चे उनको कहा जाता है जो गोरे लोगों के नाजायज बच्चे होते हैं। ऐसी ही एक हाफ कास्ट लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मॉली। मॉली की उम्र अभी मात्र 14 साल है और मॉली यहाँ पर अपनी माँ और अपनी नानी के साथ रहती है। मॉली के पिता अब इनके साथ नहीं रहते हैं क्योंकि वो फेंस बनाने का काम करते हैं। दरअसल ये वक्त तब का होता है जब ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों मील लंबी फेंस बनाई जा रही थी ताकि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से जितने भी खरगोश और दूसरे जानवर हैं वो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ ना जा सकें, क्योंकि ये जानवर सारी फसलों को ख़राब कर देते हैं। तभी 2 पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो मॉली को देख रहे होते हैं। मॉली के साथ उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसकी उम्र अभी मात्र 8 साल है और उसका नाम डेजी होता है। मॉली की मौसी की लड़की को भी दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेसी होता है और ग्रेसी की उम्र मात्र 10 साल है। और ये तीनों बच्चियां हाफ कास्ट बच्चे हैं, यानी कि इनके पिता गोरे थे। वो दोनों पुलिस वाले इनको देखकर वहां से चले जाते हैं, पर जब ये बात नेविल को पता चलती है कि जिगलॉन्ग गांव में 3 हाफ कास्ट लड़कियां हैं जो अब कुछ बड़ी हो चुकी हैं, तो नेविल उन तीनों बच्चियों को उनके गांव से घर से उठाने का हुक्म देता है। इसलिए पुलिस वाले वहां पर उन तीनों बच्चियों को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, पर वो बच्चियां अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहती हैं और ये एक बहुत इमोशनल सीन होता है। पर पुलिस वाले ज़बरदस्ती उन्हें वहाँ से ले आते हैं। मॉली की माँ और मॉली की नानी उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन पुलिस वालों के आगे उनका कोई बस नहीं चलता है और वह इन तीनों बच्चों को ट्रेन में जानवरों की तरह एक पिंजरे में बंद करके उनके गांव से कई 100 किलोमीटर दूर ले जाते हैं। इस जगह का नाम होता है पर्थ। यहाँ पर पहले से ही बहुत से लोग काम करते हैं, जहाँ पर वो इन बच्चों को घर के सारे काम, खेती के सारे काम सिखाते हैं ताकि ये बच्चे गोरे लोगों का काम कर सकें और आगे चलकर गोरे लोगों के साथ शादी करें, क्योंकि मिस्टर नेविल का मानना होता है कि 3 पीढ़ियों के बाद हाफ कास्ट बच्चों के जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से गोरे हो जाते हैं। और एक यही वजह होती है कि आदिवासियों के बच्चे जिनके पिता गोरे होते हैं उन बच्चों को वहाँ से छीनकर यहाँ पर लाया जाता है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन बच्चों के परिवार वालों पर और उन बच्चों के दिल पर क्या गुजरती है। और अब इन तीनों बच्चियों को कैंप में पहुँचाया जाता है और कैंप में पहुँचाने के बाद मिस्टर नेविल मॉली की बॉडी का स्किन कलर को चेक करता है। वो देखना चाहता है कि उसकी बॉडी की स्किन कलर में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं, लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। दरअसल यहाँ पर जिन बच्चों की बॉडी में चेंजेस होते हैं उन बच्चों को यहाँ पर घर के काम काज नहीं सिखाए जाते हैं, बल्कि नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है ताकि आगे चलकर वो उनकी कम्युनिटी में शामिल हो जाएं। मॉली और उसकी दोनों बहनों को यहाँ पर एक आदमी जो घोड़े पर बैठा होता है, जिसे यहाँ पर ट्रैकर कहा जाता है, एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है। दरअसल ये लड़की अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ से भाग गई थी और ट्रैकर का काम होता है जो भी बच्चा यहाँ से भागे उस बच्चे को यहाँ पर वापस लेकर आना है। इस बच्ची को यहाँ पर लाकर एक छोटे से कमरे के अंदर ले जाया जाता है और उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की जाती है। मॉली और उसकी दोनों बहनें ये सब कुछ देख रही होती हैं और वो बहुत डर जाती हैं। अब कैंप में कुछ दिन बिताने के बाद मॉली ये सोचती है कि वह अपनी बहनों के साथ यहाँ से भाग जाएगी और उसका दिल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। साथ ही साथ उसे अपनी माँ की याद भी आ रही होती है। और एक सुबह जब सब बच्चे चर्च में प्रेयर के लिए जाते हैं तो मॉली यहाँ से अपनी दोनों बहनों के साथ भाग जाती है। मॉली को नहीं पता है कि उसका घर का रास्ता कहाँ से है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने घर पहुँचना चाहती है जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है। दिन भर कैंप में किसी को पता नहीं चलता है कि मॉली और उसकी दोनों बहनें यहाँ पर हैं कि नहीं, लेकिन रात को सोने से पहले जब अटेंडेंस लेने के लिए एक नन यहाँ आती है तो पता चलता है कि आज पूरे दिन मॉली और उसकी दोनों बहनों को किसी ने भी नहीं देखा है। और यह बात ट्रैकर को बताई जाती है। ट्रैकर
बच्चों को ढूंढने में बहुत तेज होता है और वो उनके कदमों के निशान और अलग अलग निशानों से उसे पता लग जाता है कि बच्चे किस तरफ गए हैं, और उसे कदमों के निशानों से पता चल जाता है कि मौली और उसकी दोनों बहनें किस तरफ गई हैं। इसलिए वह अपने घोड़े को लेकर जंगल की तरफ चल देता है और उन तीनों बच्चियों का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं मौली और उसकी दोनों बहनों को दिखाया जाता है, वो तीनों बहनें लगातार आगे बढ़ रही होती हैं। वो किसी भी तरह से इस जगह से निकलकर अपने घर पहुंचना चाहती हैं। उनको कैंप से निकले हुए आज पूरे 2 दिन हो चुके होते हैं और ट्रैकर भी लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। मौली को पता है कि ट्रैकर उनका पीछा कर रहा होगा, इसलिए जब एक नदी आती है तो मौली अपनी बहन का बैग मांगती है और वह उस बैग को एक झाड़ के ऊपर रख देती है ताकि ट्रैकर को ये लगे कि वह उस रास्ते से गए हैं। और मौली जानबूझकर पानी के रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देती है ताकि ट्रैकर को उनके पैरों के निशान ना मिलें। लेकिन ट्रैकर भी बहुत चालाक होता है, वह उनकी चालों को समझ जाता है और वह मौली और उसकी दोनों बहनों के पीछे नदी के रास्ते से ही जाना शुरू कर देता है। मौली और उसकी बहनों को पता चल जाता है कि ट्रैकर उनके आसपास ही है और ये तीनों के तीनों झाड़ियों में छुप जाती हैं, इसलिए ट्रैकर इन तीनों को नहीं देख पाता है। और जब ट्रैकर वहां से निकल जाता है तो ये भी अपने आगे का सफर तय करते हैं। ये तीनों की तीनों बहुत भूखी हैं और तभी इनको 2 आदमी देखते हैं जो कि इनकी तरह आदिवासी हैं। उनके पास शिकार होता है और वह मौली और उसकी दोनों बहनों के कपड़े देखकर इन तीनों को देखकर समझ जाते हैं कि तीनों की तीनों कैंप से भागकर आई हैं। साथ ही साथ उन्होंने ट्रैकर को भी नदी के किनारे देखा होता है। वह इनको बताता है कि वो ट्रैकर बहुत चालाक आदमी है, आज तक जो भी कैंप से भाग कर गया है सबको पकड़कर वापस कैंप में ले गया है। वो इनसे पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। मौली कहती है कि जिगलोंग। वो कहता है कि जिगलोंग यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर है, तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है। इसके बाद वो इन तीनों को खाने के लिए एक मांस का टुकड़ा देता है, साथ ही साथ इन्हें एक माचिस भी देता है। ये तीनों बहनें कई दिन के बाद खाना खा रही होती हैं। वहीं नेविल को पता चलता है कि तीनों लड़कियां कैंप से भाग चुकी हैं और ट्रैकर जो कि इनका पीछा कर रहा था, अब उसे इन लड़कियों के निशान मिलना भी बंद हो गए हैं। ये बात मौली की माँ को भी पता चल जाती है कि उनकी तीनों बच्चियां कैंप से भाग चुकी हैं और मौली की माँ इस बात से बहुत खुश होती है क्योंकि वो चाहती है कि उसकी दोनों बेटियां और उसकी बहन की बेटी वो तीनों की तीनों जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं। हालांकि उनका सफर बहुत लंबा होता है। वहीं मौली को दिखाया जाता है कि एक घर के बाहर जहाँ पर मुर्गियों का दरबा होता है, वो वहाँ से अंडे चोरी कर रही होती है और तभी उस घर की मालिक आ जाती है जो एक गोरी औरत है और वह मौली को कुछ नहीं कहती बल्कि मौली और उसकी बहन को खाने को लिख देती है और कपड़े देती है। और जब ये तीनों जा रही होती हैं तो वो कहती है कि यहाँ के लड़कों से बच के रहना, वो फेंस के पास खरगोश का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर मौली पूछती है क्या रैबिट प्रूफ फेंस? वो कहती है हाँ। मौली पूछती है कि वो किस तरफ है? गोरी औरत मौली को इशारा करके बताती है वो ईस्ट की तरफ है। और अब ये तीनों की तीनों बहनें फेंस की तरफ जाना शुरू कर देती हैं क्योंकि मौली जानती है कि अगर ये तीनों की तीनों बहनें फेंस के सहारे जाएंगी तो ये सीधा इनके गांव जिगलोंग पहुंच जाएंगे। और जब ये तीनों फेंस तक पहुंचती हैं तो मौली को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो जानती है कि यही फेंस उसके घर तक पहुंचती हैं जहाँ पर उनकी माँ उनका इंतजार कर रही है। वहीं मिस्टर नेविल को पता चलता है कि 4 दिन पहले इन लड़कियों को फेंस के पास एक गांव में देखा गया था। वो समझ जाता है कि वो इन फेंस के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि फेंस के सहारे अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं। और वो मैप में देखकर कैलकुलेट करता है कि कुछ दिनों के बाद ये तीनों बच्चियां फेंस के सहारे चलते हुए एक टी पॉइंट पर पहुंच जाएंगी। इसलिए वहां पर वो ट्रैकर और अपने एक आदमी को तैनात कर देता है ताकि जब वो तीनों लड़कियां वहां पर पहुंचे तो वो उनको पकड़कर वापस कैंप ले आए। वहीं मौली की सबसे छोटी बहन चलते चलते थक जाती है और वो बैठ जाती है क्योंकि उसके पैर भी जख्मी हो चुके होते हैं। लेकिन मौली हार नहीं मानती है, वह उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। मौली अपनी बहन से कहती है कि यह मत समझना कि घर तक मैं तुम्हें ऐसे ही ले जाऊंगी, कुछ देर बाद तुम्हें खुद चलना होगा। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनको एक गोरा आदमी दिखता है जो वहाँ पर टेंट लगाकर बैठा होता है और ये एक अच्छा इंसान होता है। वो इन तीनों को खाने के लिए देता है और पूछता है कि तुम वेस्ट जा रही हो? मौली कहती है कि नहीं, हम नॉर्थ जा रहे हैं। वो गोरा आदमी बताता है कि जिन फेंस के सहारे तुम जा रही हो वो वेस्ट की तरफ जाते हैं। और मौली समझ जाती है कि वो और उसकी बहनें गलत रास्ते पर जा रही हैं। वो मौली उस आदमी से पूछती है कि क्या यहाँ पर 2 रैबिट प्रूफ फेंस हैं? वह कहता है 2 नहीं 3, और अगर तुम्हें नॉर्थ फेंस तक जाना है तो जिस रास्ते से तुम जा रही हो वो बहुत लंबा रास्ता है। इनको वो शॉर्टकट रास्ता बताता है। वो कहता है कि अगर तुम इस रास्ते से जाओगी तो 100 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा। और इसलिए तीनों बहनें अब उसी रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। और कुछ और दिन चलने के बाद इस रास्ते में एक घर दिखाई देता है जहाँ पर एक औरत कपड़े सुखा रही होती है। ये भी हाफ कास्ट होती है जिस तरह से मौली है।
मॉली उसे अपने पास बुलाती है और वो औरत इन तीनों को देखकर पहचान जाती है, क्योंकि इनकी खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी होती है। वह कहती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। मॉली कहती है कि चलते हुए। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। वह कहती है कि कभी मैं भी उस कैंप में थी, लेकिन भागने से हमेशा डरती थी। मैं कभी वहाँ से भाग नहीं पाई। कैंप यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। तुम तीनों 800 किलोमीटर पैदल चलकर आए हो। इतना दूर आज तक कभी कोई नहीं पहुँच पाया है। और वो कहती है कि आज रात को तुम मेरे पास रुक सकती हो, कल सुबह यहाँ से निकल जाना। मॉली इस बात के लिए मान जाती है। और जब रात को मॉली और उसकी दोनों बहनें उसके कमरे में सो रही होती हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। दरअसल उसे नहीं पता होता है कि यहाँ पर ये तीनों बच्चे हैं, और वो जब इन तीनों को देखता है तो वह वहाँ से वापस चला जाता है। मॉली अपनी बहनों के साथ रात को यहाँ से निकलना चाहती है। ये देखकर वो औरत यहाँ पर आ जाती है जिसने इनको यहाँ पर रखा था, और वो औरत मॉली से कहती है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आदमी किसी को कुछ नहीं कहेगा। मॉली उसकी बात मान जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद इन तीनों को गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। मॉली समझ जाती है कि इनको पकड़ने के लिए लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए वो अपनी दोनों छोटी बहनों को लेकर घर के पीछे झाड़ियाँ होती हैं, उन झाड़ियों में जाकर छुप जाती है और साथ ही साथ अपने कदमों के निशान भी मिटा देती है। यहाँ पर ट्रैकर और उसके साथ के लोग आते हैं जो इन तीनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो इनके निशानों को देख नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि कल सुबह हम इनको ढूंढेंगे। और सुबह जब ट्रैकर यहाँ पर आता है और वो देखता है कि वहाँ पर पत्तों के घिसटने के निशान होते हैं, वह समझ जाता है कि मॉली ने अपने पैरों के निशान मिटाए थे, इसलिए रात को निशान नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन मॉली और उसकी दोनों बहनें रात को यहाँ से निकल चुकी थी, इसलिए वह अब ट्रैकर से बहुत दूर है। वह तीनों एक बार फिर से रैबिट प्रूफ फेंस के पास हैं और वो उन फेंस के साथ साथ अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेविल इन तीनों लड़कियों के भागने से पूरी तरह से परेशान है। वह इंस्पेक्टर से कहता है कि इस बात को चारों तरफ फैला दो कि ग्रेसी की माँ ग्रेसी का इंतजार बेलूना में कर रही है। ग्रेसी मॉली की कजन सिस्टर है जो उनके साथ है। ये तीनों लगातार आगे बढ़ते हैं और तब इन्हें एक और आदमी मिलता है जो इनको खाने के लिए भी कुछ देता है, और वो ग्रेसी को कहता है कि तुम्हारी माँ बेलूना में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम ट्रेन से वहाँ तक पहुँच सकती हो। ये बात सुनने के बाद मॉली वहाँ से खड़ी हो जाती है और वो ग्रेसी को कहती है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये झूठ बोल रहा है। ग्रेसी मॉली से कहती है कि हो सकता है कि ये सच कह रहा हो और मेरी माँ मेरा इंतजार बेलूना में कर रही हो। मॉली उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये झूठा है, लेकिन ग्रेसी उसकी बात नहीं सुनती है। मॉली अपनी छोटी बहन को कंधे पर बैठाकर आगे निकल जाती है और ग्रेसी वहीं उस आदमी के साथ रुक जाती है। वहीं मॉली जो अपनी बहन डेजी के साथ आगे निकल गई थी, उसे लगता है कि उसे ग्रेसी को भी साथ लेना चाहिए था, और वो वापस आती है और वह चुपके से देखती है कि ग्रेसी रेलवे स्टेशन पर बैठी है जहाँ से वो ट्रेन पकड़कर बेलूना जाएगी। मॉली जहाँ पर छुपी होती है वहीं से ग्रेसी को सीटी बजाकर इशारा करती है। ग्रेसी उसे देख लेती है और जब वो उनकी तरफ बढ़ रही होती है तभी वहाँ पर नेविल के आदमी आते हैं और उसके साथ वो आदमी भी होता है जिसने ये कहा था कि उसकी माँ बेलूना में उसका इंतजार कर रही है। उसने कुछ पैसों के लालच में ऐसा कहा था और अब एक बार फिर से ग्रेसी को पकड़ लिया जाता है। मॉली और उसकी छोटी बहन डेजी ग्रेसी को गाड़ी में जाते हुए देखते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं, और मॉली और उसकी छोटी बहन अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि नेविल ने जहाँ पर अपने आदमी को रखा था, जहाँ पर उनके हिसाब से मॉली और उसकी बहनों को पहुँचना है, आज 21 दिनों के इंतजार के बाद भी वो लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे, क्योंकि मॉली और उसकी छोटी बहन ने शॉर्टकट रास्ता ले लिया था ताकि 100 किलोमीटर का रास्ता अपने सफर से कम कर सकते हैं। वहाँ पर जो गोरा आदमी होता है वो ट्रैकर को कहता है कि अपना सामान पैक करो, अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। वहीं पर मिस्टर नेविल भी अब पूरी तरह से परेशान है और वह जिगलोंग गांव जहां पर मॉली और उसकी बहन जा रही हैं, जहां उनका घर है, वहां के इंचार्ज को खत लिखता है। वह कहता है कि मॉली और उसकी बहन इस महीने के आखिर तक जिगलोंग पहुंच जाएंगे और वो जैसे ही वहां पर पहुंचे दोबारा उन्हें पहुंचने के बाद उन्हें दोबारा पकड़कर वापस कैंप भेज दिया जाए। वहीं मॉली और उसकी छोटी बहन डेजी अब पूरी तरह से थक चुके हैं। ये भूखे प्यासे हैं और दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं दिखता, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और झील तालाब सूख चुके होते हैं। लेकिन मॉली किसी तरह से उस सूखी हुई झील से खोदकर पानी निकालती है और उस पानी
से अपनी बहन डेजी और अपनी प्यास बुझाती, लेकिन सिर्फ पानी पीकर ये आगे का सफर तय नहीं कर सकते। और कुछ ही दूर जाने के बाद मौली, जिसने अपनी बहन डेजी को अपने कंधे पर बैठाया हुआ होता है, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। वह कई घंटों तक जमीन पर उसी तरह से बेहोश पड़ी होती है। उसकी बहन डेजी भी बेहोश है और सुबह उसे एक चील की आवाज आती है और वह खड़े होकर उस चील को देखना शुरू कर देती है। और उसकी माँ उसे बताया करती थी कि ये आत्माओं का पक्षी है, ये हमेशा तुम्हारी देखभाल करेगा। अब उस पक्षी को देखने के बाद मौली को हिम्मत आती है और वह नॉर्थ फेंस तक भी पहुंच चुकी होती है, जो उससे कुछ ही दूर होती है। वह अपनी बहन डेजी को अपनी गोद में उठाती है और नॉर्थ फेंस की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जो उसके गांव जिंगलोंग तक जाती है। लेकिन इन दोनों बच्चों को नहीं पता कि इनके गांव जिंगलोंग में नेविल का आदमी उनका इंतजार कर रहा है, तभी वहां इनको, ताकि वह इनको पकड़कर वापस उसी कैंप में भेज दे। और जब मौली अपने गांव जिंगलोंग पहुंचने वाली होती है तो उस आदमी को पता हो जाता है कि वो लड़कियां आने वाली हैं और वह उन्हें ढूंढने के लिए जिंगलोंग की तरफ बढ़ता है। लेकिन वहां पर मौली की माँ और मौली की नानी भी होती है। मौली की माँ के हाथ में जो लकड़ी होती है वो आगे से बहुत धारदार होती है, जिससे वो शिकार करते हैं। उस लकड़ी को लेकर मौली की माँ उस ऑफिसर की तरफ बढ़ती है। वो डर जाता है और वहां से चला जाता है। और कुछ दूर जाने के बाद मौली की माँ देखती है कि मौली और उसकी छोटी बहन डेजी उसके साथ है। वह वहां पहुंच चुकी है। वह दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और वो अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। उनकी सबकी आंखों में आंसू होते हैं। मौली कहती है कि हम ग्रेसी को नहीं बचा पाए, वह उसे पकड़कर ले गए। उसके बाद मौली और उसकी नानी वापस जिंगलोंग गांव नहीं लौटे, क्योंकि उन्हें पता है कि नेविल के आदमी इनको दोबारा पकड़कर ले जाएंगे। इसलिए वह अपनी दोनों बच्चों को लेकर जंगलों में चले जाते हैं, ताकि नेविल और उसके आदमी कभी भी उन तक ना पहुंच पाए। वहीं दूसरी तरफ नेविल को दिखाया जाता है, जो अपने आदमी से कहता है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम मौली और डेजी को दोबारा ढूंढ सकें, इसलिए हम इसका रिकॉर्ड यहाँ पर बंद करते हैं। मौली और उसकी बहन डेजी को अपने घर तक पहुँचने के लिए 9 हफ्ते यानी कि लगातार 63 दिनों तक पैदल चलना पड़ा था, क्योंकि उनका घर उस कैंप से जहाँ पर उनको रखा गया था वहाँ से 2400 किलोमीटर दूर था। इन छोटी बच्चियों ने पैदल ही बिना जूते चप्पल के 2400 किलोमीटर तक का सफर तय किया था, जो कि अपने आप में एक ऐसी बात है जो हर एक इंसान को असमंजस में डाल दे। और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। और इस कहानी से पता चलता है कि फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ से हैं, किस हालात में हैं और कितने गरीब हैं, किस उम्र के हैं, हम अगर चाह लें तो कुछ भी पा सकते हैं। ये कहानी समझने वाले के लिए बहुत बड़ा संदेश दी जाती है।